एक किसान के घर के आंगन में एक पेड़ होता है। वह उस पेड़ में रस्सी डालता है और वह किसान लटक जाता है। जैसे वो लटकता है, घर में चीख पुकार मच जाती है, शोर मच जाता है। इसके बाद घर के सारे परिवार के लोग दौड़ते हुए और दौड़ने के बाद सबसे पहले उसे पेड़ पर चढ़कर उस रस्सी को काटा जाता है। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर आती है, उसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद उस किसान को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब उसके बाद यह मामला निचली अदालत में पहुंचता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह पहुंचता है। लेकिन सभी और जो निचली अदालत का फैसला था कि व्यक्ति को जब तक फांसी के फंदे से पर लटका रखा जाए, जब तक इसके प्राण न निकल जाए। उस व्यक्ति ने वह व्यक्ति राष्ट्रपति के यहाँ अपील करता है कि मुझे क्षमा कर दो या मेरी सजा को कम कर दी जाए। आखिरकार राष्ट्रपति ने पूरे मामले को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि को फांसी दी जानी चाहिए और कहा है कि जाती है। तारीख होती है 8 अगस्त 2013। अब जैसे ही सेंट्रल जेल जबलपुर को यह सूचना मिलती है कि 8 अगस्त को उसको फांसी दी जानी है, तो 7 अगस्त को पूरा इंतजाम कर लिया जाता है। जेल के अंदर पूरी तैयारी कर ली जाती है। रस्सी कहाँ से मंगानी है और जल्लाद कौन होगा, उसको फांसी देगा, और कौन कौन यहाँ डॉक्टर मौजूद रहेंगे, कौन, यह सब पूरी रिहर्सल चलता रहता है। अब जेल के अंदर जितने भी कैदी मौजूद होते हैं, हर कैदी की जुबान पर एक ही बात, उस किसान को, उस व्यक्ति को फांसी दी जानी है। लेकिन रात को 11 बजे के आसपास एक संदेश आता है कि अभी फिलहाल इस व्यक्ति की फांसी की सजा को रोका जाता है। जब तक अगला आदेश नहीं आ जाएगा, तब तक इस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर न चढ़ाया जाए। आखिरकार क्या जुर्म कर दिया था कि निचले अदालत से लेकर उपराष्ट्रपति तक उस सजा को माफ करने को तैयार नहीं थे। कौन था व्यक्ति? आज की कहानी के माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर, और सीहोर जिला का एक थाना लगता है इच्छा भर थाना क्षेत्र का गांव है कनेरिया। दरअसल गांव का ही किसान होता है और किसान के 4 बेटे होते हैं। जो 4 बेटे होते हैं उनके नाम इस तरह से होते हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम छगन लाल होता है, दूसरे का नाम मगन लाल होता है, तीसरे का नाम जगन लाल होता है और चौथे बेटे का नाम अगन लाल होता है। छगन, मगन, जगन, अगन, दरअसल ये 4 बेटे होते हैं। उनमें से जो दूसरे नंबर का बेटा होता है, जिसका नाम मगन लाल होता है, मगन लाल गांव के ही सीमेंट पर रहता था। उसका एक पक्का घर होता है, पास में आंगन है, पेड़ है, सब कुछ। उसके पास 2 बीवियाँ भी होती है, उसकी 5 बेटियां भी होती हैं। अब उस व्यक्ति के पास थोड़ी सी जमीन थी। थोड़ी सी जमीन को गांव के एक ही व्यक्ति, जिसका नाम रामलाल होता है, रामलाल से वह बात करता है। मई 2010 का यह वाक्य है। उससे कहता है कि रामलाल, हम अपनी ज़मीन जो है हम इसे बेचना चाहते हैं। तो जैसे ही रामलाल ने यह बात सुनी, रामलाल ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप इस ज़मीन को बेचना चाहते हैं तो हम इसे खरीदने के लिए तैयार हैं। उस दिन से वह बहुत खुश हो जाता है और खुश होने की वजह से वह शराब पीकर आता है, और शराब पीकर आने के बाद वह अपने घर आता है। उसकी पत्नियां होती हैं, उसमें से एक पत्नी का नाम बसंती होता है और दूसरी का नाम संतो होता है। संतो और बसंती से आकर कहता है कि मैंने अपनी ज़मीन का सौदा तय कर दिया है, बहुत ही जल्दी इसको बेच दूंगा। अब जब बात बेचने की आती है तो संतो बसंती कहती, ऐसा मत करो, तुम्हारी बेटियां क्या खाएंगी, कैसे परवरिश होगी उनकी, इसलिए इस ज़मीन को मत बेचो। उसने कहा कि मैंने जिद कर ली है, मैं ज़मीन को बेचूंगा ही तो बेचूंगा। तभी दोनों पत्नियां जाती हैं और जेठ और देवर के पास कहती हैं कि तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया है, वो ज़मीन बेचना चाहता है। जैसे बड़े भाई और छोटे भाई को यह बात पता चलती है, उन्होंने आके समझाया कि भाई, और इसी तरह से रोज़ घर के अंदर कलेश होना शुरू हो जाता है। कलेश कुछ इस तरह से होने लगता है कि यह ज़मीन बेचने की बात करता था और मगन लाल और उसके बाकी जो भाई होते थे और उनकी पत्नियां जो होती थी, वह मना करती थी कि अब रोज़ का यह कलेश होता है। वो डेली अपने घर
से निकल जाया करती थी और मजदूरी करने के लिए। और इस तरह से वक्त आगे आगे बढ़ने लगा और 10-11 जून 2010 को की वह रात की बात है जब पांचों बेटियों और उसकी पत्नी होती है उन्होंने खा लिया होता है। और जब उसके पास खाना लेकर पहुंचते हैं तो वह गुस्से से उस खाने को फेंक देता है। उनसे उनसे कहा मुझे खाना नहीं खाना है और खाना भी पर नहीं खाऊंगा, क्योंकि उसके घर में उसी की मनमानी नहीं चल रही थी, बाकी सबके लोग उस पर मनमानी दिखा रहे थे। अब उसने पूरी रात खाना नहीं खाया था, आराम से वह सो जाता है। हालांकि उसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। अगला दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद खाना बनाया जाता है। दोनों ही पत्नियां एक खाना बना रही थी और एक दूसरी पत्नी उसके बाद खाना लेकर जाती है और खाना खाने के लिए कहती है तुमने रात को भी खाना नहीं खाया है। कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब ऐसी बात थी तो कुल मिलाकर खाना उसके पास रख दिया जाता है। उस खाने को खा लेना उसने खाना उठाया और इधर उधर टहलना शुरू कर देता है। तो वो दोनों पत्नी कहते हैं कि इनका रोज का नाटक हो गया है, शराब पीकर आते हैं और बाद में घर में आते हैं नाटक करना शुरू कर देते हैं। बस जमीन बेचनी है, जमीन तो बेचेगी नहीं, क्योंकि बच्चियों की परवरिश कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, में थोड़े बहुत आमदनी हो जाती है। इतनी बात कहकर वह दोनों महिलाएं घर से निकल जाती हैं और मजदूरी करने के लिए वह वहीं घर के पास कुछ दूरी पर फासले पर मजदूरी करने के लिए चली जाती है। अब वो व्यक्ति दिन भर गुस्से में अपने घर पर पड़ा रहता है। शाम के 5 बज जाते हैं और जब 5 बज जाते हैं तो वह बेटी, उसकी सबसे बड़ी बेटी जो होती है उसकी उम्र 6 साल होती है और उसका नाम लीला होता है। दूसरी बेटी सविता जिसकी उम्र 5 साल की होती है और तीसरी बेटी आरती जिसकी उम्र 4 साल की होती है और चौथी बेटी फुल कवर जिसकी 2 साल की उम्र होती है। सबसे 5वीं जो बेटी होती है उसकी 1 साल की आसपास उम्र होती है। अब वह व्यक्ति गुस्से में था। मंगनलाल वो बच्चे खेल रहे थे, बच्चों से कहता है कि चलो घर चलो, तुम सुबह से लेके बाहर घूमते रहते हो, खेलते रहते हो। लीला जो सबसे बड़ी बेटी होती है वह सबसे छोटी वाली बेटी जमुना को गोद में ले लेती है और घर के अंदर आने लगती है। जब वह घर के अंदर जैसे आ जाती है, आने के बाद वह दरवाज़ा बंद कर लेता है और दरवाज़ा बंद करने के बाद वह इधर उधर घूमने लगता है। घूमने के बाद उसने घर के अंदर कुल्हाड़ी रख लेता है और कुल्हाड़ी लेने के बाद वह कहता है कि तुम्हारी वजह से ज़मीन नहीं बेच पा रहा हूँ, और ये वह इतना गुस्से में आ जाता है। सबसे छोटी वाली बेटी गर्दन को काट देता है। उसके बाद कुल्हाड़ी से एक ही बार में उसकी बेटी मर जाती है। फिर वह दूसरी बेटी को मारता है, तीसरी बेटी को मारता है, चौथी बेटी को मारता है और इसी तरह से लगातार शोर मच रहा था। चीख पुकार मच रही थी। लड़कियां जितने जोर से चीख सकती थी चीख रही थी, रो रही थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। इसी बीच में उसकी पत्नियां जो बगल में काम कर रही थी उन तक आवाज़ जाती है कि तुम्हारे घर के अंदर बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। पास में वह काम कर रही थी, वह दौड़ी दौड़ी आती है और दरवाज़ा बंद होता है। उसके बाद वह बगल में लगी खिड़की के जंगले से अंदर झाँक कर देखती है तो उसके पति अपनी ही बेटियों को मार रहा था और जो अंत में एक बच्ची बचती है वह उसको भी काट देता है और वह मर जाती है। और उनको वह जोर जोर से चीखते हैं, चिल्लाते हैं उसकी बेटियां। उनके बाद उसकी पत्नियां होती हैं चीखने चिल्लाने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं। साथ में ही उसके भाई होते हैं, बड़े छगन हैं। उसी बीच में उसने अपने घर का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। तभी वह इधर उधर दौड़ रहा था, कभी इधर दौड़ रहा था, कभी उधर दौड़ रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि तभी वो दोनों पत्नियां जो होती हैं वह अपने बच्चों के पास जाने की कोशिश कर रही थी। वह उन पर भी हमला करने की कोशिश करता है। आखिरकार हमला करने की कोशिश की, आखिरकार वो तो वहाँ से भाग जाती हैं डर की वजह से, क्योंकि वह 5 हत्याएं कर चुका था। 5 हत्याएं होने के बाद उसके आसपास आने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तभी वह व्यक्ति अपने घर के अंदर जाता है, घर से रस्सी निकालता है और उसके आंगन में एक सागू का पेड़ लगा होता है। वह उस पेड़ पर रस्सी डालता है और उस रस्सी डालने के बाद वह उस रस्सी से लटक जाता है। वह अपनी ज़िंदगी की लीला को ख़त्म करना चाहता था और इस दृश्य को गांव के लोग देख रहे थे। तभी वहां उसका बड़ा भाई जितनी जल्दी हो सकता था वह उस पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़ने के बाद उस रस्सी को काट देता है।
जैसे ही वह रस्सी काटता है वह नीचे गिर जाता है। तभी उसकी हालत उस वक्त ऐसी नहीं थी कि वह विरोध करने की स्थिति में होता है। तभी वह गाँव वालों से कहता है कि उसका बड़ा भाई कहता है इसे जल्दी से जल्दी पेंट से बांध दो, नहीं तो पेंट से बांध दो। उसी पेंट से उसको बांध दिया जाता है और बांधने के बाद ताकि वह ऐसा गलत कदम ना उठा सके जिससे उसको और किसी और को हानि पहुंचे, खुद को हानि पहुंचे। सरपंच उस गांव में सरपंच होता है। सरपंच के पति राधेश्याम, उनको सूचना दी जाती है इस तरह से जो मगन लाल है कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया है। और सरपंच के पति राधेश्याम जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है इच्छा भर, वहाँ पर SHO होते हैं BK जैन, उनको सूचना देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके साहब जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से बड़ी वारदात हो चुकी है। और बड़ी वारदात की सूचना पाकर BK जैन मौके पर पहुँच जाते हैं। उस व्यक्ति को हिरासत में ले लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद उसको जेल भेज देते हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल करते हैं। जितने लोगों ने देखा था वह पूरी चार्जशीट दाखिल करते हैं और चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत में भेजा जाता है। जैसे ही चार्जशीट दाखिल होती है अदालत में सुनवाई होती है। सुनवाई के दौरान जो निचली अदालत होती है 3 फरवरी 2011 को इस मामले की पूरी संज्ञानता लेने के बाद सुनने के बाद अदालत की जो वकील थे दोनों जिहर सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे से लटका कर रखा जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। उसे फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाती है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट में अपील किया जाता है। 14 सितंबर 2011 को इस फैसले को बरकरार रखा जाता है और हाई कोर्ट भी कहता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे से लटका के रखा जाए तब तक उस व्यक्ति के प्राण ना निकल जाए। अब अपील की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में जब 9 जनवरी 2012 को इस मामले पर सजा बरकरार रखने के बाद फिर से अपील की जाती है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति के पास अपील की जाती है, राष्ट्रपति ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इसके बाद निर्णय लिया जाता है। कहते हैं कि 22 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति साफ कह देते हैं कि इस व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको फांसी दी जानी चाहिए। यानी कि उसकी जो अपील होती है उसको खारिज कर देते हैं, इसको सुनते नहीं है। अब अपील खारिज कर दी जाती है। 8 अगस्त 2013 को जिला एवं सत्र न्यायालय सीहोर पर ब्लैंक वारंट जारी कर दिया जाता है। 8 अगस्त 2013 को उसको सेंट्रल जेल जबलपुर के अंदर उसको फांसी की सजा दे दी जाए, फांसी चढ़ा दी जाए। अब जैसे ही यह संदेश सेंट्रल जेल को मिलता है, सेंट्रल जेल अब इस मामले की पूरी तैयारी करना शुरू कर देती है। 7 अगस्त 2013 को वह पूरे दिन तैयारी करते रहते हैं। तैयारी करने के बाद उसको कैसे फांसी दी जानी है, अब पूरे सेंट्रल जेल के अंदर हर कैदी यही बात की चर्चा कर रहा था कि मगन लाल की फांसी की सजा तय हो चुकी है। अब उसे फांसी दी जाएगी क्योंकि आदेश हो चुका है, पहले से ही आदेश जारी हो चुका है। अब पूरे दिन फांसी के लिए प्रक्रिया चल रही थी। तभी एक NGO ने अपील किया कि इस मामले में अभी सुनवाई की जाए क्योंकि पुलिस ने जो चार्जशीट लगाई है, जो पुलिस ने काम किया है, इसमें सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। उन्हें लगता था कि शायद इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तभी अपील की इसकी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए, इसको उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए। इस तरह से लगातार कानूनी दांवपेच होता है वह लगाना शुरू कर दिया जाता है। आखिरकार एन वक्त पर यानी 7 अगस्त 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया जाता है कि अगले आदेश तक इस व्यक्ति की फांसी की सजा को रोक दिया जाए। अभी से फांसी की सजा न दी जाए, यानी कि उस व्यक्ति की ही बाकी थे तो सुबह दिन निकलते ही उसे फांसी की सजा दे दी जाती। लेकिन उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई। आज भी उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई है। आज वह भी अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रहा है। कानून है कब फांसी देगा तो कानून तय करेगा। लेकिन दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गुस्से में लिया गया चला हमेशा बेकार होता है। मई से लेकर वह जमीन बेचना चाहता था और पूरा
पूरा जून का महीना बीत जाता है। 10-11 तारीख के आसपास की यह बात थी। पत्नियां सही सोच रही थी कि बेटियों की परवरिश कैसे होगी, लेकिन उस व्यक्ति की आदत थी कि शराब पीकर ड्रामा करने की। वो जमीन अगर बेच देता तो शायद उस पैसे की भी वह शराब पी जाता, क्योंकि बीवियां थी बसंती और संतो। वही बाहर काम कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, उनकी परवरिश करी थी। उन 5 बच्चों में से कोई भी बच्ची इसकी नहीं बची। पुलिस को पर्याप्त सबूत मिले इस घटनास्थल पे, लेकिन आगे की सुनवाई का क्या फैसला आया वो तो सुप्रीम कोर्ट वह कोर्ट ही जाने। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन दुखाना नहीं था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।